तो अभी हम लोग क्या करेंगे, है ना। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे पढ़ने से पहले हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना, क्या हुआ था, है ना। देखिए देखिए, ठीक है। ये 1600 के आसपास है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लगभग लगभग 1757 के आसपास यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का। प्लासी। और यहीं से ये ब्रिटिश पे अपना हुकूमत जारी करते हैं। पहले कौन किया? बंगाल किया। फिर कहाँ पे गया? मैसूर। फिर कहाँ गया? महाराष्ट्र। फिर सिंध, है ना, या पंजाब। इस तरह से मोटा मोटी पूरे इंडिया पे उसने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है ना। किसी के पास वो साउंड बॉक्स बंद वो चल रहा है, वो ऑफ कर ले, है ना। तो ये लगभग लगभग क्या हुआ, 1857 तक ये लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया पे से कंट्रोल बन गया, है ना, ठीक है ना। एक इंडिया पे कंट्रोल बन गया। तो इसी के बीच में इधर पूरे इंडिया पे कब्जा कर रहा था, और इसी के बीच में उसका पॉलिसी अपना नीति लागू किया था, नीति चला रहा था। कौन कौन? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये बहुत सारा उसका पॉलिसी चला रहा था। राजनीतिक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बताइए? 1773 से लेकर, बताइए, 1800 85। ये पढ़े थे ना। फिर आर्थिक में क्या पढ़े थे? कि जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ठीक है ना। उसी तरह सामाजिक में भी था कि उसका जो भारतीय था उसको नीचा समझता था, और जो ब्रिटिश था वो अपने आप को ऊंचा समझता था। इस यहाँ के लोगों को तुच्छ भावना से देखता था। यहाँ के जो सामाजिक था, पॉलिसी था, उसको वो लोग क्या करता है, अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। मतलब उसके अनुसार से यहाँ के जो समाज की स्थिति है बहुत ही पुअर है। यहाँ के लोगों में वो एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ का जो कल्चर है उसको बहुत इंफीरियर कल्चर मानता था, बहुत कमजोर कल्चर है। इस तरह से उसका राजनीतिक चला, है ना, है ना। इसको बोलते हैं रेशियल सुपरमेसी, रेशियल सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का जो था अपने आप को मतलब रेशियली ऊपर मानता था, ठीक ना। तो इस तरह से इसका जो नीति देखा जाए, ब्रिटिश का नीति से क्या हुआ, इसका जो नीति था कैसा था बताओ? बहुत शोषित था। कैसा था? शोषित था। हाँ, एक्सप्लॉटेटिव था। जैसे इसका नीति कैसा था? बहुत शोषित था। इसका जो नीति था, नीति बहुत खराब था, है ना, शोषित था, है ना। तो शोषित था। इस शोषित होने के कारण लोगों में क्या हुआ कि लग रहा था लोगों में कि हमारा जीना बहुत दुश्वार हो रहा है, हम जी नहीं पा रहे हैं, इससे एकदम बहुत एक्सप्लॉइटेड हो रहा था। अपने आप को एलिनेटेड फील करता था, अपने आप को बहुत कमजोर फील करता था। इस वजह से उसने बहुत सारा रिवोल्ट किया, बहुत सारा मूवमेंट लाया, आंदोलन किया, बहुत सारा क्या किया, क्या किया, आंदोलन किया। आंदोलन। उसमें से एक आंदोलन हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। इसके साथ साथ और आंदोलन चल रहा है, आदिवासी आदिवासी आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन, और भी आंदोलन पढ़ते हैं। ये दो आंदोलन है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब कहानी होगा। और ये आंदोलन हम पढ़ा चुके हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट आंदोलन चल रहे थे। फिर भी ब्रिटिश का जो पॉलिसी था ना वो सुधार नहीं हुआ। फिर भी ब्रिटिश का जो नीति था वो बहुत ही झकझोर रखने वाला था। तो धीरे 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 सारे लोगों ने गुस्सा पनप किया पूरा, और उसका जो भयास था एक रिवोल्ट में निकला। कौन सा रिवोल्ट? 1857 का विद्रोह। समझ आया? यानी कि इधर जितना भी रिवोल्ट था ना उसमें सबसे बड़ा रिवोल्ट ये उमड़ के आया 1857। एक ऐसा रिवोल्ट कि ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। अपना जो रूल करने का, शासन करने का तरीका था उसको बदलना पड़ा। समझ में आ रहा है? उसको बदलना पड़ा। इसका बहुत ही खतरनाक मतलब इसका पॉलिसी था, ठीक है ना। कि ये जो रिवोल्ट हुआ अपने पूरे पॉलिसी में चेंज कर दिया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि 1857 कैसे हुआ,
इसके कारण क्या क्या थे, है ना। और ये रिवोल्ट होने से, है ना, कि पहले तो ये पढ़ेंगे ये क्या है, कैसा रिवोल्ट है। फिर पढ़ेंगे ये रिवोल्ट क्यों हुआ, अगर हुआ तो क्या प्रभाव डाला, है ना, क्या प्रभाव डाला। ये 3 इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक बैकग्राउंड आप लोग को समझ में आ रहा है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया, या अपने जो विदेशी लोग था, है ना, पुर्तगीज, डच, फ्रांस, सबसे लड़के उसको भगाया। फिर यहाँ पे इंडिया में अपना वर्चस्व कायम किया, वर्चस्व कायम करके, है ना, उसके बाद बहुत सारे पॉलिसी चलाए, है ना, कि इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक पॉलिसी जिसको बोलते हो, पॉलिटिकल पॉलिसी, राजनीतिक पॉलिसी, सामाजिक पॉलिसी, है ना, इस तरह के बहुत सारे पॉलिसी बनाए उसने। इस पॉलिसी बहुत क्या था, शोषित था, और शोषित पॉलिसीज होने के कारण बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें कि आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, समाज सुधारक आंदोलन, ये सब बहुत सारे आंदोलन चले। बट ये सारे आंदोलन क्या हुआ, ब्रिटिश के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। ये सारे आंदोलन को ब्रिटिश पे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा था, तो लेकिन सब लोगों में गुस्सा था, सब लोगों में क्या था, गुस्सा था। उसी गुस्सा जो है ना एक रिवोल्ट में निकला, खास करके 1857 का जो रिवोल्ट था उसको कभी कभी बोला था कि सेना का विद्रोह भी था, सेपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि इसका जो स्टार्ट हुआ ना, सेना, जो सेना ब्रिटिश का साथ दे रहा था, वही सेना ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। तो सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त ये रिवोल्ट था। कुछ लोगों का मानना है कि इस रिवोल्ट को पहला नेशनल मूवमेंट कहते हैं, देश के लिए पहली बार ऐसे आजादी हुआ जो देश को आजाद करने के लिए लड़ा गया। कुछ लोग का मानना है कि अगर ये सक्सेस हो जाता 1857, है ना, तो उसी समय हम लोग आजाद हो जाते। ये रिवोल्ट ऐसा है, समझ में इतना व्यापक रूप ले लिया था 1857 कि हम लोग उसी समय आजाद हो जाते, है ना। जो जो 1947 में आजाद हुए थे, 110 साल पहले हम लोग आजाद हो जाते, या 90 साल पहले आजाद हो जाते। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये इसका गजब इम्पैक्ट था, इसलिए हिस्ट्री में, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में, इस रिवोल्ट का बहुत बड़ा रिलेवेंस है। इसी रिवोल्ट से लोगों में देश की भावना पैदा हुआ, नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, हमारे देश के लिए कुछ करना है, लड़ना है, मरना है। ये सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ। एक मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, मंगल पांडे, ठीक है ना। मंगल पांडे एक मूवी वो आप लोग जरूर देखिएगा, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगा, एक मोटा मोटी, है ना। तो मंगल उसमें दिखाया गया है कि अभी देश आजाद हो या 100 साल बाद देश आजाद हो, आजाद जरूर होगा। सच में 90 साल आते थे देश आजाद हो गया, ठीक है ना। तो ये गजब का ये रिवोल्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तो इस रिवोल्ट का बहुत सिग्निफिकेंस है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद से कभी भी ब्रिटिश जो है इंडियन टेरिटरी को कभी अनेक्स नहीं किया, है ना, जितना भी कर लिया था उसी पे चलता था। ये बहुत जबरदस्त है। इसी ट्रीटी के बाद जो गवर्नर जनरल था उसको बदल के वायसराय किया गया, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसी के 1857 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, अब उसके बाद किसका शासन चलने लगा, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था, जो इसको रेगुलेट करता था ब्रिटिश का पार्लियामेंट, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको रूल करता था इंडिया। लेकिन बोला कि नहीं, कंपनी हटाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। वहां का जो सरकार था वो डायरेक्टली अब इंडिया में रूल करने लगा। इसी को बोलते हैं कंपनी टू क्राउन रूल। कंपनी हट के क्राउन का रूल आ गया। क्राउन, वहां का जो ब्रिटिश का जो हेड है ना, उसको क्राउन बोलते हैं। जैसे इंडिया का हेड अभी प्रेसिडेंट है, तो वहां का हेड वहां का क्राउन है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, 1857 के रिवोल्ट के बारे में, ठीक है। तो एक हम कहीं से लाए हैं इसको, है ना, इसको देखिए कि ठीक है, कि भारतीय इतिहास अनुसंधान एक महत्वपूर्ण घर करना है। तो ऐसे आजादी की प्रथम लड़ाई भी कहा जाता है ना। इसको आजादी के जो है प्रथम लड़ाई, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसमें एक क्रांतिकारी थी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डी बी डी सावरकर, है ना। बी डी सावरकर था जो ये बात बोला कि 1857 है ना, वो देश की आजादी का प्रथम आजादी माना जाता था 1857। और इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, एक दो सवाल हमेशा हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, फोकस करते हैं कि क्रांति कैसी थी, जो प्रकृति कैसी थी, इसकी नेचर कैसी थी, जो विद्रोह हुआ, है ना, ये जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसा था, है ना, कि इस विद्रोह का क्या क्या मतलब नाम दिया गया, एक तरह का देखा जाए नेचर कैसा था, है ना। तो बताओ, इस विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संज्ञा भी दिया गया था, है ना, किसके द्वारा, बी डी सावरकर के द्वारा, है ना। इसकी शुरुआत सिपाही विद्रोह, है ना, सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। हुआ क्या था कि सिपाही को जो था वहां का जो पहले, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। और इसके अंदर जो सिपाही था,
सिपाही ही ना इससे विद्रोह कर दिया, क्योंकि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि इससे बहुत सारे रीजन आए। एक सेकंड, हम्म। 1800 क्रांति शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुआ, लेकिन अंत इसमें लोगों का भी जुड़ गया। तो पहले क्या हुआ था कि जो सिपाही था वो स्टार्ट किया, बाद में जो लोग था ना वो भी इस विद्रोह में जुड़ गए। मतलब लोगों के द्वारा, पहले सिपाही था जो पुलिस था, एक तरह से देखा जाए आर्मी था, वही विद्रोह कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग था वहां के जो लोकल राजा था वो भी जुड़ गया। बीडी सावरकर ने 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता की संज्ञा में दी, पूछा जाता है, ठीक है ना। एक डॉक्टर एस एन सेन है, डॉक्टर एस एन सेन है ना। इसकी ऐसी लड़ाई जो धर्म के लिए शुरुआत हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध पर जमकर समाप्ति होगी। मतलब कि धर्म का जेनेसिस माना जाता है। मतलब जो 1857 था, बोला जाता है कि इंडियन जो धर्म था, भारतीय जो धर्म था, उसको वो लोग कुछ समझता ही नहीं था। इसको धर्म, यहाँ के लोगों को लगता था कि हमारे धर्म के खिलाफ वो काम कर रहा है। देखो 1813 में वहां का जो मिशनरी था, मिशनरी को दे दिया कि आप भारत में जाओ, अपने क्रिश्चियन धर्म को मतलब बढ़ाओ, लोगों को क्रिश्चियन धर्म को मनाओ यहाँ पे। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे आता था और लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता था। तो ये जो डॉक्टर एस एन सेन है, उसके अनुसार माना जाता था कि पहले ये जो लड़ाई स्टार्ट हुआ 1857 की, वो एक धर्म युद्ध के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता का रूप ले लिया, क्योंकि ये 1857 एक दिन थोड़ा न चला था, इसके बहुत सारे रीजन है, इसीलिए बहुत सारे नेचर हो गए इसके, है ना। उसके बाद डॉक्टर आरसी मजूमदार है, डॉक्टर आरसी मजूमदार है ना। ये बोला था कि ना ही ये राष्ट्रीय, ना तो ये प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है, ना ही स्वतंत्रता का है, ना ये पहली बार ऐसे आंदोलन हो रहा है, ना ये आजादी के लिए हो रहा है। ये किसका कहना है? मजूमदार का कहना है, ठीक है ना। किसका कहना है? ये मजूमदार का कहना है, ठीक है ना। कुछ ब्रिटिश इतिहास के अनुसार यह एकमात्र किसान सिपाही बगावत है, किसान और सिपाही दोनों मिलकर सरकार के खिलाफ बगावत किया था। तो क्रांति की प्रकृति कैसा था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मोटा मोटी देखा जाए, इसकी प्रकृति दो तीन रूप में देखा जाए। सिपाही सिपाही एवं सिपाही एवं किसान 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 बगावत। ये कोई बोलता है कि प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कोई बोलता है कि धर्म धर्म की लड़ाई, और कोई बोलता है कि ये ना ना तो प्रथम लड़ाई है, ना ही स्वतंत्रता की लड़ाई है। तो बहुत सारे विचार आए कि एक्चुअली ये जो 1857 की क्रांति चली वो कैसा था। तो ब्रिटिश ने बोला था, ब्रिटिश जो था वो बोला था कि ये सिंपल छोटा सा लड़ाई है सिपाही का, और कुछ नहीं था। लेकिन वीर जो सावरकर था ये बोला था कि प्रथम स्वतंत्रता लड़ाई है ना, देश का आजादी के लिए प्रथम लड़ाई है। कुछ लोग बोला ऐसा कि धर्म के लिए खिलाफ लड़ाई है, कुछ लोग बोला कि ना तो ये प्रथम लड़ाई है, क्योंकि इससे पहले और भी आंदोलन हो चुका था, किसान आंदोलन, ट्राइबल आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हो चुका था, इसलिए इसने ये ऐसा बोला कि ना ये स्वतंत्रता के लिए आजादी है। कुछ लोग अपने के लिए लड़ रहा था, कुछ अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहा था, कुछ ऐसा बहुत सारे विचार आए। तो इनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट विचार हम लोग को माना जाता है। यह अगर पूछा जाए कि इसका नेचर कैसा था, अगर एक बात बोलना है तो हमें बोलना है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, या देश की आजादी के लिए पहली लड़ाई, ठीक है ना। ये बरोडर माना गया, ठीक है। संतोष कुमार समझ में आ रहा है ना हम क्या बता रहे हैं? यस सर। इसके बहुत सारे कारण थे, है ना, बहुत सारे कारण थे, है ना, इस लड़ाई का बहुत सारे कारण थे, ठीक है। कि ऐसा क्रांति जो हुआ क्या क्या, तो प्रथम में आता है आर्थिक क्रांति। आर्थिक कारण करने का मतलब ऐसा था कि उसका जो पॉलिसी था, कौन कौन सा पॉलिसी था बताओ। अगर देखा जाए, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये था कि इससे लोगों से टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे, टैक्स लेता था। तो यहाँ पे जो किसान था, किसान को क्या होता, शोषण हो रहा था। जो शोषण हो रहा था तो आंदोलन करेगा ही ना। मेरी बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? आर्थिक कारण मतलब लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं था। उसका जो आर्थिक पॉलिसी था इतना खराब था कि लोगों को झलझोल कर रख दिया था। तो वैसी बात है, क्रांति होगा। आप लोग को आर्थिक कारण समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। अगर आर्थिक कारण में बोला जाए तो अत्यधिक अप्रिय राजस्व व्यवस्था, ज्यादा टैक्स लेना, अधिक काराधन, इसके कारण से किसानों में अत्यधिक ब्याज दर की बढ़ गई, साहूकारों से धन उधार लेना। साहूकार मतलब समझा, देखो ये था आपका जमींदार, मालिक जमींदार है, ठीक है, और इसको सरकार को टैक्स देना है, ठीक है, सरकार को टैक्स देना है। और यहाँ पे किसान है, और किसान पहले इसको टैक्स देगा फिर वहां जाएगा।
लेकिन क्या था कि टैक्स बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। तो कई बार क्या होता था कि ये किसी से उधार लेके और ये टैक्स देते थे, फिर यहाँ जाता था। तो जो उधार जो देता था ना, उसी को बोला जाता है साहूकार। तो साहूकार से धन उधार लेना, ये सारे क्या थे रीजन, आधारिक कारण थे। ब्रिटिश नीतियों में भारतीय हथकरघा उद्योगों से नुकसान पहुंचा, जिससे आधुनिक उद्योग के साथ साथ विकसित नहीं हुई। अंग्रेजों के साथ साथ जमीन की घटती स्थिति। तो ब्रिटिश की नीतियों ने भारत को जो है ना एकदम झकझोर कर दिया। होता क्या था कि ब्रिटिश का जो ब्रिटिश था यहाँ पे आता था उसका सामान, तो यहाँ पे वो टैक्स नहीं लगता था, और इंडियन सामान अगर यहाँ जाता था यहाँ पे टैक्स लगता था। इससे क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री था, जो इंडियन में प्रोडक्शन था उसको खत्म हो गया, मतलब उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, उससे ज्यादा दाम में बिकना पड़ा था। लेकिन उधर फ्रांस, उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, वहां से जो भी सामान इधर आता था बहुत सस्ता में बिकता था। तो इस कारण से उसने मतलब ऐसा पॉलिसी बनाया था कि यहाँ का जो उद्योग हो वो डेवलप नहीं हो। इंडिया में अच्छा खासा इंडस्ट्री, आधुनिक इंडस्ट्री नहीं लगाया इंडिया। ये सारे आर्थिक कारण, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कहने का मतलब उसका जो पॉलिसी था, राजनीतिक पॉलिसी था, वो कैसा था बताओ, शोषित होगा कि नहीं। उसका जो पॉलिसी था वो क्या था, शोषित था, शोषित शोषित पॉलिसी। मतलब सहायक संधि जो लॉर्ड क्या बेलेजली लाया था, सहायक संधि बता चुके हैं आप लोग को, सब्सिडरी एलियंस, मैसूर में जब आया था। बेगत सिद्धांत डलहौजी। धार्मिक आयोग अधिनियम 1855, धर्म परिवर्तन बच्चे को संपत्ति का वारिस बनने का रोक दिया गया। कि आप धर्म परिवर्तन करेंगे, धर्म परिवर्तन बच्चे को संपत्ति का वारिस बनने से नहीं रोकना कि ये सारे जो नियम बने, उसको ऐसा नियम था कि यहाँ पे झकझोर दिया। जो राजनीतिक पॉलिसी था उसका, यहाँ के लोगों को मतलब जो जीने का क्षमता था, समझो कि यहाँ पे पॉलिसी इतना एक्सप्लोइटेटिव था कि अल्टीमेटली इसको झकझोर दिया, इसको शोषित कर दिया। तो ये राजनीतिक कारण थे, ठीक है ना। 1800 परिवर्तन बच्चे को संपत्ति का वारिस बनने से रोकेगा, ये जो नियम था, ठीक है ना। तो ये सारे 3-4 ऐसे रीजन थे कि अगर पहला देखा जाए तो पहला अगर सब्सिडरी अलायंस, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसका डलहौजी ने दिया था, तीसरा ये जो नियम आया, और इस तरह से बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आया प्रशासनिक कारण। वहां पे जो प्रशासन हुआ वो कैसा था, तो प्रशासन में क्या था कि बहुत सारा भ्रष्टाचार था, भयानक भयंकर भ्रष्टाचार था। जो पुलिस था और भी लोग था, भ्रष्टाचार बहुत था। अगर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होगा तो ब्लैक मनी उसके पास ज्यादा है, और ब्लैक मनी अल्टीमेट कौन देगा, कहाँ से आता है उसका जड़, जड़ तो किसान ही है, जड़ तो लोग ही है। तो इससे भी लोगों में एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इससे भी लोगों में एक्सप्लॉयटेशन आ गया। ये रहे प्रशासनिक कारण, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण एक साथ देखा जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया हेलो शाम सर, आपकी आवाज नहीं आती है। ग्रुप में मैसेज कर दो ना, सब मिलके हो जाएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ ठीक पहले नहीं आ ठीक। अब आते हैं सामाजिक, है ना, सामाजिक एवं आर्थिक कारण, ठीक है ना। तो अंग्रेजों का रवैया क्या था, बहुत मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानता था। जो ईसाई मिशनरी था, है ना, वो स्टार्ट कब हुआ था आना, 1813 में आना स्टार्ट हुआ। और यहाँ के लोगों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता था, कहता क्या था, करता था। अब जैसे बहुत सारे सुधार हुए, जैसे सती प्रथा का अंत होना, विधवा पुनर्विवाह का होना, महिलाओं का शिक्षा का प्रयास करना। ये भी क्या था, लोग नहीं चाहते, जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी था, पीपुल था, जो जो बड़े धर्म के, जो ऊपर के धर्म के लोग थे, वो नहीं चाहता था कि जो ऊपर कास्ट के लोग थे या ऊपर धर्म के जो लोग थे, वो नहीं चाहता था कि सती प्रथा को चलने बर्बाद कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह को खत्म किया जाए, महिला को शिक्षा दिया जाए, है ना। ये सारी चीज जो है ना, वहाँ के सामाजिक कारणों में था। इस तरह से होने से भी लोगों में एक गुस्सा पैदा हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। कौन कौन सा रीजन हो गया अभी, राजनीतिक हो गए, प्रशासनिक हो गए, धार्मिक हो गए, सामाजिक हो गए। कुछ तत्कालिक कारण थे, है ना। कि तत्कालिक कारण का मतलब क्या होता है, तत्कालिक कारण का मतलब ये होता है कि तुरंत, है ना, तुरंत जो है ना स्पार्क ले लेता है। कि वैसे हम आपसे बहुत गुस्सा है, मान लीजिए हम आपसे गुस्सा है, ठीक है ना, बहुत दिनों से गुस्सा है, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप आए कुछ ऐसा बोले तो दोनों में लड़ाई हो गया। एक तो गुस्सा है बहुत दिनों से, लेकिन अचानक आप आए कुछ ऐसा बोल दिए तो हम तुरंत लड़ाई हो गया, सपोज। इसको क्या बोलेंगे, तत्कालिक कारण, जो तुरंत आके हमको उंगली की है,
समझ रहे हैं, सपोज इस तरह की बात है। तो तत्कालिक कारण क्या है वो देखते हैं, है ना, तत्कालिक कारण क्या है देखिए। तो तत्कालिक कारण में अगर माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है एनफील्ड राइफल, कि अब 1800 मंगल पांडे मूवी देखिएगा, उसमें बढ़िया से डिटेल में बताएगा। उसमें क्या हो जाता है कि जो राइफल आया ना, तो उसमें सुअर का और गाय का चर्बी का कुछ मिलावट है उसमें, सुअर का और गाय गाय का चर्बी, ठीक है ना। अब ये दोनों, ये और ये दोनों, ये ना मुस्लिम को मुंह लगाना में अलाउ था, ना हिंदू को मुंह में लगाना इसको अलाउ था, क्योंकि उसमें कारतूस जाता था मुंह में ऐसे छील के, उसके बाद डाल के भर के गोली मारा जाता था। ये जो राइफल आया था ना, इनफील्ड राइफल, उसमें जो कार्ट्रिज था गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी। तो ये तो चर्बी से बनी थी, ये ना हिंदू के लिए अलाउ था, धर्म इसको अलाउ नहीं करता था, ना मुस्लिम इसके धर्म को अलाउ करता था। इस वजह से क्या हुआ कि उसके यही जो एक जो थिंकर था, क्या बोला था कि ये धार्मिक युद्ध था, यही सब बातों से सोच के बोला था कि ये धार्मिक युद्ध था। यहाँ से जो सिपाही था, सिपाही के सोचो कि उसके उसके जहन में क्या बीता हो कि नहीं, अब तो ये मेरे धर्म से, मेरे जीने के तरीके से खिलवाड़ कर रहा है, अब नहीं छोड़ेंगे इसको, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो यहीं से उसने अपना बंदूक उठाया और उसके खिलाफ लड़ाई किया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है। अब ये 4-5 इंपॉर्टेंट कारण थे, और भी बहुत सारे प्रभाव थे जो उससे पहले बहुत सारे और भी युद्ध हो चुके थे। उससे पहले और भी युद्ध, जैसे कि संथाल विद्रोह, ट्राइबल आंदोलन भी हो चुका था, पंजाब का युद्ध भी हो चुका था, अफगान युद्ध भी हो चुका था, क्रीमियम का युद्ध, ये सब 3-4 इंपॉर्टेंट समकालीन युद्ध था। इसका भी प्रभाव रहा कि लोगों, संथाल ट्राइबल लोग भी विद्रोह कर चुका है। जब ट्राइबल लोग विद्रोह कर सकते थे, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग तो भाई सिपवा है, सिपाही है। ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन थे। तो कौन कौन से रीजन थे अगर देखा जाए, तो पहला रीजन जो थे, है ना, कि अगर माना जाए, है ना, तो आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण, फिर आपको प्रशासनिक कारण, फिर सामाजिक कारण, फिर तत्कालिक कारण। ये 4-5 इंपॉर्टेंट कारण थे, है ना, ये 4-5 इंपॉर्टेंट कारण थे। अगर देखा जाए तो 1857 का जो कारण था, तो कारण क्या था? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, है ना, सामाजिक कारण, तत्कालिक कारण, कारण, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट कारण थे। तो आप लोग आर्थिक में कौन कौन सा लिख सकते हैं बताइए? जमींदारी सिस्टम, और कौन सा लिख सकते हैं? महलवारी सिस्टम, और कौन सा लिखते हैं? रैयतवाड़ी सिस्टम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ के जो इंडस्ट्री था, इंडियन इंडस्ट्री, उसमें कुछ ने काम किया था, बहुत ज्यादा टैक्स लेता था वो, यही सब था ना। राजनीतिक कारण में कौन सा था? उसका जो पॉलिसी था, बहुत बहुत घटिया पॉलिसी था, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी था। उसका जो पॉलिसी था सब्सिडरी अलायंस, उसका जो पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारे पॉलिसी जो था लोगों को पसंद नहीं था, लोगों को लगता था कि जबरदस्ती मेरे पर थोप रहा है। प्रशासनिक कारण में क्या बोल सकते हैं कि जो प्रशासन, पुलिस में बहुत सारा करप्शन आ गया था, इतना करप्शन का जो अल्टीमेट बर्डन था वो लोगों पे बर्डन था। सामाजिक कारण क्या था कि जो ब्रिटिश था अपने आप को सुपीरियर समझता था, सबसे श्रेष्ठ है। ये जो ईसाई धर्म था, मिशनरी था, वो धर्म परिवर्तन करता था यहाँ पे। और बहुत सारे रीजन थे। जो जो सती प्रथा खत्म किया गया, वो भी एक रीजन बना था। वीडो रिमेरेज किया गया, वो भी एक पता लगा था कि लोगों में भाई हमारे धर्म के साथ खेला जा रहा है, हमारे कल्चर के साथ खेला जा रहा है। सर हाँ, उस समुंदर में हिंदुओं को जाना, ये भी तो उसके विरुद्ध था ना। कहाँ? मतलब समुंदर में नाव से पार ना होना हिंदू धर्म में ऐसा कुछ था क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ा है। मतलब हिंदुओं को जाना मना था समुंदर में हम इसके बारे में डिटेल नहीं जानते, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हम इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये सब भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा चीज जो उसके भावना हाँ, एस्पेक्टर में दिया था कि सैनिक इससे भी बहुत भड़के थे। ये तो हुआ ना धार्मिक सामाजिक कारण। हाँ, तो ये तो बोल रहे हैं। हाँ, उसमें ये भी रहेगा। हाँ, उसमें और बहुत सारे हो गए। देखो, एक एक चीज तो दिमाग में नहीं रहता ना, बट एक ब्रॉडर रेंज क्या है कि आर्थिक में क्या क्या तुम और भी लिख सकते हो, जितना पढ़ोगे उतना लिखोगे। फिर राजनीतिक में और जितना चाहोगे लिख सकते हो, है ना, प्रशासनिक में लिख सकते हो, सामाजिक में लिख सकते हो, अलग से चाहो तो तुम धार्मिक भी बना सकते हो, और यहाँ के जो धार्मिक वाला पॉइंट यहाँ उठा ले आ सकते हो, तत्कालिक लिख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज है। तत्कालिक में कौन सा होगा? इनफील्ड राइफल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन, ये जो इमेज है, ये आपके मन में क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना। यस तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि 1857 के
प्रकृति एवं कारणों का वर्णन करें, वर्णन कीजिए। 1857 के प्रकृति एवं कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से नेता थे, कहाँ के थे। ठीक है ना, तो ये देखते हैं। इनमें से दिल्ली 3-4 इंपॉर्टेंट जगह था, है ना, कि 3-4 इंपॉर्टेंट जगह था जहां पे ये रिवोल्ट का बोलबाला चला था, कि जहां पे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो पाया था। सपोज ये इंडिया है ना, तो ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कुछ दिल्ली यूपी के आसपास ये था। दिल्ली यूपी के आसपास ही मेनली इसका जो रहा था प्रभाव, ऑल ओवर इंडिया नहीं था। ये भी एक रीजन मानता है कि ये जो रिवोल्ट हुआ सक्सेस नहीं हुआ, कि ऑल ओवर इंडिया पे नहीं था। सारे लोग, ऑल ओवर इंडिया के लोग भाग नहीं रहे थे, कुछ ही सेक्शन पे था, वो था। दिल्ली में इसका फैलाव हुआ था, कानपुर हुआ था, लखनऊ हुआ था, बरेली हुआ था, बिहार हुआ था, समझ में, बिहार का ऐसा चीज हुआ था, झांसी हुआ था, ये सेंटर। इसी सेंटर के आसपास जो है ना आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ। अगर ये ऑल ओवर इंडिया पे होता तो शायद उसी समय आजाद हो जाते। तो दिल्ली में कौन था, कानपुर से कौन था, लखनऊ से कौन था, बरेली से कौन था, है ना। बिहार में कुंवर सिंह था। ये पूछता, हर बार एक क्वेश्चन पूछता था, बिहार से कुंवर सिंह था। 1857 में बिहार से कौन सा था, कौन आदमी था, कुंवर सिंह था। कहाँ के थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। तो आप लोग वो टेबल बनाइए, टेबल बनाइए इस तरह से कि जगह, स्थान की, क्रांति के नेता और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था। जैसे नंबर 1 बिहार से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। और इसी वीर कुंवर सिंह थे तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से कौन थे, जो दोनों में लड़ाई हुआ। उसी तरह से दिल्ली, उसी तरह से कानपुर, ये बनाइए। देखिए बीपीएससी में, ट्रस्ट में 2 क्वेश्चन रहता है यहाँ 1857 से। बीपीएससी में 2 क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाला काम कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो सारा जगह है ना, ये टेबल बनाइए आप। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, है ना, लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की थी हुए, ये सारे चीज है। तो एक टेबल बनाइए और टेबल में ये जो हम बताएं वो भरिए। उसको भरते समय ये आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो वो चीज हो गया। और आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ये चीज समझ में आया ना क्या करना आप लोग को। क्योंकि देखिए इसमें कोई ऐसा चीज है नहीं कि अब आप बैठ कर नाम रटवाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं है। आप सिर्फ बनाइए, हम जो बोले हैं बनाते समय आपको याद हो जाएगा, या याद नहीं होगा लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ये नहीं था तो ये था और ऐसा आया। तो ये टेबल बनाइए, जो हम बोल रहे हैं वो टेबल बनाइए, उससे क्या अपने आप आपको याद हो जाएगा। 1857 के दमन, है ना, खत्म हो गया बाद में, है ना, कि वो क्यों खत्म हुआ, क्योंकि उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स नहीं था, उसके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, पैसे नहीं थे, सारे लोग नहीं थे, है ना। उसके साथ, है ना, बहुत सारे गुटों में था, कुछ ऐसे लोग था जो इंडियन भी था लेकिन ब्रिटिश को साथ दे दिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो ये आते हैं, हथियार भी तो नहीं था ना सर। हाँ, तो ऑर्गेनाइज नहीं था, पैसे नहीं था, हथियार नहीं था। हथियार था तो मॉडर्न हथियार नहीं था। नहीं था। हाँ, तो वही चीज अभी बताएंगे कि 1857 जो हुआ, है ना, इसके कारण कौन कौन से, इसके कारण कौन कौन से। तो एक चीज और है, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि ये जो 1857 रिवोल्ट था, ठीक है ना, तो यहाँ पे बाद में ये रिवोल्ट के 1-2 दिन बाद सोचा कि जितने भी जो लोग थे, जो सिपाही थे और भी जो उसमें शामिल हुए थे, तो सोचा कि भाई हम, हमारे तरफ से कौन है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1857 को, 1857 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कोई तो होना चाहिए। तो उस समय मुगल के गद्दी पे कौन था, मुगल के गद्दी पे बहादुर शाह था। कौन था, बहादुर शाह। तो 1857 में इंडियन की तरफ से कौन था, बहादुर शाह था। तो वो बहुत बूढ़ा, 70-80 साल की उम्र में था, ऐसे नाम का गद्दी पे था, कुछ गद्दी पे उसका कोई काम था नहीं। इसी 1857 में ही माना जाता है कि मुगल का फाइनल अंत हो गया। 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को मुगल के राजा थे, बट उसमें कोई पावर नहीं था, कुछ दम नहीं था। और माना जाता है कि 1807 के बाद मुगल का जो था पीरियड खत्म होना चालू हो गया, है ना। और 1857 में आते थे, लास्ट जो रहा था बहादुर शाह, उसको बंदी बना के रंगून जेल भेज दिया गया था, जहाँ पे 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो ये था। तो अगर पूछा जाए कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो
अंतिम मजबूत मुगल शासन पूछेगा तो औरंगजेब, लेकिन अंतिम शासन पूछेगा तो बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। ठीक है ना? उसके हाँ, असफल होने का बहुत सारे कारण है। कौन कौन से कारण है देख लेते हैं, है ना? बहुत सारे कारण है, वो देख लेते हैं कौन कौन से। कि बहुत कमजोर था, उसका नेतृत्व करने में असमर्थ था, समझ रहे? बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता बनाया, और वही नेता क्या था? कमजोर था, बूढ़ा था, 70-80 साल का हो चुका था। वो ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाया। सीमित क्षेत्र विस्तार, क्या आपको बताए थे कि 1857 का जो था यहीं के आसपास था, ऑल ओवर इंडिया में नहीं था। समझ रहे ना कि ब्रिटिश का वर्चस्व तो ऑल ओवर इंडिया में था ना मोटा मोटी, लेकिन 1857 का जो वर्चस्व रहा सिर्फ बहुत छोटे समय तक दिल्ली के आसपास ही रहा। तो क्यों सक्सेस होगा? वो पूरे तरफ से घेर चुका है, आप छोटे एक ही जगह पे हैं। भारत का अधिकांश भाग लगभग अप्रभावित रहा, वही बात बोल रहा है। बहुत सारा यहाँ पे कोई प्रभाव चाह ही नहीं। अगर यहाँ के भी लोग लड़ने लगता, इधर के भी लोग लड़ता, तो नहीं जीतता वो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जीता। कई बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन दिया, आपको बताए थे। कई लोग ऐसे भी थे जमींदार लोग, उसको तो टैक्स मिल रहा है जमींदारी से, उसको तो पैसा मिल रहा है, बैठे बैठे खा रहा है। कि अगर ब्रिटिश चला जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा क्या? वो टैक्स कलेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे जमींदारों को भी समर्थन इसमें नहीं मिला। इसको किसको? 1857 के क्रांतिकारी, ठीक है ना? तो कुछ लोग ऐसे थे जो ये लोग क्या करने वाले हैं, जो क्रांतिकारी थे ये क्या करने वाले हैं, ये सारा चीज जो है ना ब्रिटिश को खबर पता चल जाता था, है ना? कि ये देखिए आज जाके ये करने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाइए। इसका फायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किया। राजा कुमार, आप म्यूट कर लीजिए। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने क्रांति का विरोध में देखा कि जो टैलेंटेड लोग था, हम सोचे हम लोग आधुनिक लोग हैं, मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड मतलब समझ रहे, जो पढ़ा लिखा हुआ था, तो बोला कि भाई ये तरीका सही नहीं है, विद्रोह करना ये सही नहीं है। इस क्रांति को ब्रिटिश का साथ नहीं दिया था, लेकिन इसमें शामिल भी नहीं हुआ था। भारतीय सिपाहियों के पास खराब हथियार तो थे के पास, एक तो कम हथियार था और हथियार खराब भी था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नहीं था। कोई केंद्रित नेतृत्व नहीं था, केंद्रित नेतृत्व था बहादुर शाह जफर, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमान था बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऑर्गेनाइज था, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, मिलिट्री ऑर्गेनाइज, सब कुछ में स्ट्रॉन्ग था। लेकिन 1857 का क्या था? ना वो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग था, ना राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग था, ना लोगों का सपोर्ट था। कुछ लोगों का तो था, तो लेकिन कुछ लोगों का यहाँ का इंफॉर्मेशन वहां दे देता था। ये सारे चीज हुआ तो फेल होने के ये सारे रीजंस थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कि देखिए हुआ क्या। देखिए हुआ ये कि 1857 क्या है ये, अगर एक बार बोले जाए तो क्या है ये बताइए? सिपाही का विद्रोह है, किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो 1857 में हुआ था। इसे देश का प्रथम स्वतंत्रता की आजादी भी कहते हैं। क्या है आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? आर्थिक कारण पढ़ चुके हैं, सामाजिक कारण पढ़ चुके थे, धार्मिक कारण पढ़ चुके थे, प्रशासनिक कारण पढ़ चुके थे, आपको राजनीतिक कारण पढ़ चुके थे। ये सारे इंपॉर्टेंट कारण थे क्यों हुए। अगला इंपैक्ट है क्यों हुए और इसमें रिजल्ट क्या था। पहला रिजल्ट था कि जो क्रांति या सिपाही थी उसकी हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। यही हुआ ना। इसकी हार क्यों हुई हम पढ़ा चुके हैं, इसकी हार क्यों हुई ये पढ़ा चुके हैं, और इसकी जीत क्यों हुई तो उसका उल्टा कर लो। मॉडर्न हथियार थे, सारे लोग का सपोर्ट था, ऑर्गेनाइज था, पॉलिटिकली था, ये था वो था। एक ब्रीफ आइडिया आप लोग को मिल चुका है। अब आते हैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि जैसे 1857 हुआ तो इससे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ, इसी का शासन था भारत में। इसके आने से देखिए इतना जबरदस्त रिवोल्ट था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी को दहला दिया। हार सकता था अगर लोगों का सपोर्ट मिलता ढंग से। तो जो बड़ा बड़ा जमींदार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट नहीं करता था। ये बड़ा बड़ा लोग अगर सिपाहियों को सपोर्ट करता तो, अगर नेतृत्व बहुत स्ट्रांग होता तो इसको हरा सकता था। लेकिन इतना मतलब पहली बार ऐसा लगा अंग्रेजों को कि वो हार सकता है। सिर्फ अंग्रेजों को नहीं लगा, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वहां, ब्रिटेन सरकार, उसको भी लगा कि अब वर्चस्व यहाँ खत्म हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल नहीं पाएगी। तो क्या किया, इसको हटा दिया कि अब वहां पे कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब यहाँ पे क्राउन का शासन चलेगा। आज
मतलब वहां की सरकार इंडिया में आके खुद शासन कर, जैसे सपोज ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि समझो कि रिलायंस कंपनी है, नेपाल गया, अपना बिजनेस किया, वहां पे पॉलिटिकल पावर वो ले लिया, लेकिन वहां के लोग रिवोल्ट कर दिया, आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई तरह से जीत लिया। लेकिन अब लगा कि ईस्ट इंडिया भारत सरकार को लगा कि नहीं, नेपाल में अब ये लोग नहीं चला पाएगा, कभी भी वो लोग लड़के हटा सकता है, तो क्या कलर है, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करो, अब वहां पे हम रूल करेंगे ताकि लंबा समय तक रूल हो सके। इसी तरह का कुछ सिनारियो वहां पे हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया और क्राउन का शासन, क्राउन का रूल, क्राउन का यहाँ पे वर्चस्व इंडिया में चालू हो गया। तो इसको वर्चस्व को लाने के लिए एक एक्ट बनाया गया, वो उसे बोलते हैं 1858 का कानून। वो 1858 का कानून क्या है, हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए हुआ क्या था। 1858 का एक्ट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का भी एक्ट कहा जाता है। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट काम हुआ। एक तो हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी दो तरह से रूल होता था ना, पता है आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कब कब बनाया गया था, ईस्ट इंडिया एक्ट की जगह पर 1784 में लाया था। आप लोगों को पढ़ा है डिटेल में। ईस्ट इंडिया कंपनी दो तरह से शासन होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, ये बिजनेस देखता था, व्यापारी देखता था। ये समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, मतलब पीट्स इंडिया एक्ट को खत्म किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीट्स इंडिया एक्ट को कब खत्म हुआ, 1858 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब खत्म हुआ, 1858 में। कोड ऑफ डायरेक्टर कब खत्म हुआ, 1857 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना, दिलीप कुमार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना, 1858 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 में खत्म हुआ, 1784 में बना। आप रिवाइज नहीं करते हैं क्या? ये सारे लोग रिवाइज कीजिए, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो उसको उससे काम तो कीजिए, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। आपको बताए थे 1773 में, फिर 1793 में यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, या चार्टर एक्ट पास हुआ। इसी बीच में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कंपनी को दो भागों में, उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसको कैसे गवर्न होगा, दो भागों में बांटा गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये वहाँ का कंपनी का काम देखेगा, व्यापारी कैसे एक्सपोर्ट कैसे इंपोर्ट हो रहा है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका बिजनेस, उसमें जो प्रशासन कैसा है, ये इसको रिपोर्ट करेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। ये सब डिटेल बताए थे, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। तो 1800 इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को खत्म कर दिया, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट को खत्म कर दिया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एस्टेब्लिश था ना, उसको खत्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब समझ रहे हैं, जो कंपनी का प्रशासन चीज को देखता था, उसको भी खत्म हो गया। कोड ऑफ डायरेक्टर भी खत्म हो गया, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। अल्टीमेटली अब यहाँ पे किसका शासन चलेगा, ब्रिटिश क्राउन। रोहित कुमार जी 1857 के बाद इंडिया में किसका शासन स्टार्ट हुआ, क्राउन का। क्राउन मतलब वहां के जो महारानी थी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का शासन चालू हुआ। वहां के जो क्राउन को ही ब्रिटिश सरकार का हेड बोला जाता है। जैसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को हेड, मतलब इंडिया में पूरे इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है ना जी। उसी तरह ब्रिटिश में ब्रिटिश का हेड कौन है, क्राउन। वहां पे परसेंट नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। तो वहां पे क्राउन का शासन चला। तो क्राउन का जो शासन चला, तो कैसे वहां पे तो बैठे रहेगी, वो तो वहीं रहेगी, उसका बिजनेस कैसे चलेगा भाई। यहाँ पे तो पूरा सेटअप था, पूरा डाटा अलाव था यहाँ पे गवर्न। तो बोला कि एक स्टेट है ना, एक सिस्टम का निर्माण किया वहां पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, जो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता था, उसी तरह बोला नहीं, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाए, जो वहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देगा। ये मतलब यहाँ पे समझो ब्रिटिश सरकार है, क्राउन है,
इंग्लैंड में, इसके अंदर वहीं पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा और ये गाइड करेगा इंडिया में जो हेड रहेगा। इंडिया में जो हेड रहेगा, इंडिया में पहले हेड कौन था? जनार्दन कुमार। इंडिया में हेड कौन था? पहले गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन था यहाँ? गवर्नर जनरल था। तो पहले कैसा था? देखो पहले क्या था, पहले समझो 1857 से पहले क्या था। 1857 से पहले यहाँ पे ब्रिटिश सरकार है, मतलब क्राउन है, इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये कौन सा काम देख रहा है? प्रशासनिक काम देख रहा है। ये कौन सा काम देख रहा है? व्यापार वाला काम देख रहा है। और ये दोनों गाइड होता था इंडिया में। इंडिया में हेड कौन था? गवर्नर जनरल। समझ में आया कि नहीं? हेलो। लेकिन 1857 का ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो बोला कि नहीं ये नहीं रहेगा, इसके जगह पर कुछ और लाओ। क्या लाओ? देखो बोला कि यहाँ पे क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाओ और ये गाइड करेगा। यहाँ पे इंडिया में हेड कौन बनाया? बोला गवर्नर जनरल भी खत्म करो, इसी पोस्ट को नया नाम दो, वायसराय। क्या नाम देगा गया? वायसराय। हिंदी में वही बोलो, वायसराय बोलो, वायसराय। तो क्राउन का शासन कब आया? 1857 में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब क्रिएट किया गया? इंडिया में या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में। कब? 1858 में। इंडिया में वायसराय का पोस्ट कब लाया गया? 1858 में। प्लस काउंसिल, इसके साथ और भी एक दो लोग होगा, दोनों मिलकर बिजनेस करेगा। पहला वायसराय कौन था इंडिया का? लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड क्लाइव तो गवर्नर था ना रे बंगाल का पहला। तो गवर्नर ही ना पूछे। हाँ तो वायसराय हम पूछे भाई। ओ पहला वायसराय। फर्स्ट गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वायसराय, है ना? समझ में आ गया भाई? ये जल्द लिख लेना, याद रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या बोला इसने कि कोई भी जमीन आगे हम अब लड़ाई से नहीं हासिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आगे। कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी कुछ नहीं रहेगा। ब्रिटिश को हमारा सिर्फ प्रोमनेंसी मानना पड़ेगा। ब्रिटिश पारामाउंसी कंसेप्ट है कि प्रिंसली स्टेट। वैसे लोग वहां पे क्या था, वहां पे सिस्टम ये था कि पूरे इंडिया था, ठीक है, तो पूरे इंडिया में बंगाल ये कुछ जगह पे पूरा भारत सरकार का डायरेक्ट रूल था। भारत सरकार का क्या था? डायरेक्ट रूल था। लेकिन और बहुत सारा जो जगह था वहां पे सरकार का डायरेक्ट रूल नहीं था। ऐसे स्टेट को, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंस मतलब वहां छोटा छोटा राजा के द्वारा रूल किया जाता है, प्रिंस के द्वारा। प्रिंसली स्टेट क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। तो उसको बोला था कि मेरी आजादी, हम सुप्रीम है। ब्रिटिश पारामाउंसी। पारामाउंट मतलब ये होता है जो छोटा छोटा राजा रहेगा वो ब्रिटिश के अधीन रहेगा, ब्रिटिश के बाहर नहीं आएगा। भले उससे रूल नहीं करेगा, लेकिन जो बोलेगा ब्रिटिश वो वहां के जो छोटा छोटा राजा है वो मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें हुई। तो पहला चीज ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया, क्राउन का शासन आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपका वायसराय का पोस्ट का हुआ। कोई जमीन टेरिटरी मतलब जमीन कोई हासिल अब नहीं करेगा लड़ा उड़ा ऐसे। कोई भी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी ये सब नहीं होगा। प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश पारामाउंसी मानना पड़ेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है ना? अभी तक हम लोग क्या किए हैं? देखो अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से लेके ये आधा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ पे 1757 से लेके 1857 तक पढ़ लिए। अब क्या होगा? अब देखो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ। 1857 के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई था तो लोगों में लगा कि हम जीत सकते हैं। लोगों में लगा कि हमारे अंदर नेशनल फीलिंग आ गया, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमें आजादी के लिए कुछ करना चाहिए। ये सिर डाला, ये बीज बोया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का बीज अगर देखा जाए तो कहाँ से है? 1857 में। 1857 में हमारे आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन का जो बीज है, सीड है, वो उसी ने दिया। उसके बाद हम लोग अब क्या हुए? अब यहाँ पे हम लोग आजादी की ओर बढ़ेंगे। हमारा देश कैसे आजाद हुआ, क्या क्या हमारे हीरो पड़े। इधर अभी क्या पढ़ रहे थे? ब्रिटिश के हीरो पढ़ रहे थे, है ना? आगे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना? हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन को जनरली 3 भागों में बांटा गया है।
नरम दल के द्वारा आंदोलन, गांधी दल गरम दल के द्वारा आंदोलन और गांधीवादी विचार के द्वारा आंदोलन। नरम दल के द्वारा आंदोलन, गरम दल के द्वारा आंदोलन और गांधी विचार से आंदोलन। 1818 से लेकर 1905 तक, 1905 से लेकर 1919 तक, 1919 से लेकर 1947 तक, ये 3 भागों में बांटा। नरम दल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेट नेशनलिज्म, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, इसको बोलते हैं गांधीयन नेशनलिज्म। मॉडरेट के द्वारा आंदोलन प्राप्त होना, क्या क्या किया मॉडरेट नरम दल में? नरम दल में जैसे आपका गोखले थे, आपको फिर दादा भाई नौरोजी थे, ये 2-3 थे, और भी लोग थे। फिर गरम दल में बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, आपका लाला लाजपत राय थे, अरविंदो घोष थे, है ना। गांधीवादी विचारधारा में आपको समझे गांधी खुद थे, सुभाष, उसमें फिर आपका नेहरू आ गए थे एक तरह से, गांधी के मानने वाले और भी सरोजिनी नायडू थे, तो बहुत सारी चीज। इसी फेज में आपका और भी बताएंगे, भगत सिंह के बारे में बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे, इसी समय आते रहते हैं वो लोग, है ना। इसी समय फिर रोल ऑफ जिन्ना कैसे इमर्ज हुए, नेहरू के कैसे काम हुआ, है ना, भगत सिंह, पुनः पैक्ट और जो भी चीजें हैं यार, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। तो ये सारे डिटेल में हम लोग इधर चर्चा करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, वैसे सारे अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आने लगे, है ना। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब जो डायरेक्ट टॉपिक आता है, क्वेश्चन जो आता है नेशनल मूवमेंट से आता है, हर साल 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे। अगर 20 क्वेश्चन पूछना होगा तो 10 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेंगे। तो 3-4 क्लास और लगेंगे तो ये खत्म हो जाएगा आप लोग को। आगे से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी पढ़ेंगे, हमारा देश कैसे आजाद हुआ, अभी आजादी का बीज पैदा हो गया, इससे पहले कैसे उसने अपना शासन बनाया अंग्रेज, वो पढ़ लिए, कैसे आया, कौन कहाँ पे लड़ाई किया, क्या किया नहीं किया, कैसा उसका पॉलिसी था, क्या था नहीं था। उसके बाद हम लोग 1857 में देख लिए। उसके बाद अपना उसका बिहार पे, इंडिया पे शासन करने का तरीका बदल दिया, वो तरीका बदला तो फिर हम लोगों ने अपना भी आंदोलन का तरीका बदला, नहीं तो फिर से लड़ाई खून खराबा होती रहता। फिर नरम दल का लड़ाई हुआ, नरम दल मतलब नरमी से हम लोग आजादी को जाना चाहे, फिर गर्मी से, नरमी से नहीं हुआ, गर्मी से, ना नरमी से लड़ाई मिल सकता है, आजादी मिल सकता है, ना गर्मी से आजादी मिल सकता है। कैसे मिलेगा? दोनों बीच में बोला कि गांधी विचारधारा से आजादी मिलेगा, और गांधी विचारधारा से आजादी मिलती ही हमें, इसीलिए महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अब आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को क्वेश्चन है पूछ सकता है। देखिए आप लोग जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन कीजिए और होमवर्क जो दिए हैं वो कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अंग्रेज लोग अपना पूरे देश को नीच मानते थे या फिर कोई कास्ट को स्पेशल? देखो होता है ना हिंदू मुस्लिम। पूरे देश का मतलब क्या होता है? देखो पूरे देश का मतलब क्या, जमीनमा से थोड़ा नीचे मानेगा। पूरे देश का मतलब हो गया पूरे मतलब पूरा देश का मतलब सभी धर्म। सुनो तो पहले, अभी मुझे बताना चाह रहा, समझ क्लियर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इंडिया में आए तो देखे कि यहाँ के लोग बारबरिक है, ना दिमाग है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। वो एक कंपनी के रूप में आए थे और उसका एक ही मकसद था, वो है प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। यहाँ आके जो उसको सपोर्ट दे रहा है उसको ठीक, किसी को ठीक नहीं मान रहा था, उसका बिजनेसमैन है वो। जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो खराब हो गया। एटलीस्ट सारे को यहाँ पे एक तरह तुम्हारे शब्दों में देखा जाता है, हर एक लोगों को यहाँ के नस्ल को ही कमजोर मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो कोई धर्म कोई जात वो समझ में नहीं आता था उसको, धर्म क्या होता जात, इस तरह से बहुत सारे धर्म, हिंदू धर्म जानते थे, मुस्लिम धर्म जानते थे। एक धर्म होता है जो सबसे बेस्ट, उसके लिए कौन थे? क्रिश्चियन धर्म थे। यहाँ किसी को लोग को वो सुपीरियर नहीं मानता था, अपने मतलब के लिए यूज करता था, प्रॉफिट के लिए। और कोई क्वेश्चन? 1 मिनट बचा हुआ है। उसके साथ जो कोई पद, जैसे कोई जमींदार अपना देश का मतलब उसके विभाग का कोई बड़े पद का हो अपने देश को, उसको भी नीचे